जैसे जब मैं सर्विस में आया था तो उस समय पिताजी की बहुत इच्छा नहीं थी कि पुलिस सर्विस में आए, उनका था कि विदेश जाए, अच्छे पैसे कमाए, बढ़िया सेटल करे। उस ड्रीम को अगर अचीव करना है लाइफ में तो युवावस्था इज अ स्टेज जिसमें केयरफुली, डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम चलते हैं, सावधानी के साथ, क्योंकि भटकने की बहुत संभावना है। और तब आपको लगता है कि जीवन में जो मैं करना चाहता था वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका और लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। कुछ लोग थे जो सिविल सर्विसेज में भी आना चाहते थे, उनका भी एजेंडा अलग था। कुछ थे कि भाई रुतबा है, ऐसा है, वैसा है, उसके लिए आना चाहते थे। कुछ और देखते थे कि भाई इसमें पैसा बहुत है, इसमें आना चाहते थे। पर उसको आईआईटी में ही लोग समझाते थे भाई सिविल सर्विसेज में तो पैसा है, लेकिन वो पैसा जो है वो गलत तरीके से है। लेकिन जब मैं ज्वाइन कर रहा तो उन्होंने एक बात कहा कि बेटा अभी तक तो तुम्हें अपने हिसाब से चलते रहे, लेकिन अब जब सेवा में आ गए हो तो परिवार पे कलंक नहीं लगे, इसका ध्यान रखना होगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी करना कठिन है या उसके कर्तव्य को, जो ज्वाइनिंग के बाद जो कर्तव्य आता है वो निभाना ज़्यादा कठिन है सर? उसमें अगर हम आज दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है, और यही कमी है जिसके कारण हम उपहास के पात्र भी अक्सर बन जाते हैं। लेकिन मैं भी जिद्दी, तो मुझे था कि स्कूल में मन लगता ही नहीं था शुरू में, तो मैं कहता था कि मैं क्लास में नहीं बैठूंगा, टीचर्स का जो स्टाफ रूम है वो मुझे पसंद आ गया था। तो पिताजी से बड़ा डर लगता था, और बहन थी मेरी बड़ी, वो भी अगर कुछ हुआ तो उस समय तो कुछ नहीं बोलती थी, बोलती पापा जब आएंगे ऑफिस से तब शिकायत करेंगे। उसके बाद 4-5 घंटे तक बड़े परेशान रहते थे, उसको फिर पटाने की कोशिश होती थी कि भाई तुम आज मान जाओ, शिकायत मत करना। आप फर्स्ट आते आते, टॉप आते आते, एक बार हुआ जब आप फेल हो गए, उसके बाद उसे रिकवर आपने कैसे किया? तो आप सोचिए लगातार 17 दिनों तक अगर क्लासेस चले हैं तो उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी। आईआईटी कानपुर में लगातार सुबह 8 बजे से उठ के शाम 5 बजे तक क्लासेस हों, लैब्स हों, जाना हो, तो लगा कि भाई कहाँ फंस गए। गलती किसकी थी? उस व्यक्ति की थी जो एक शॉर्टकट बना के विद्यार्थियों में बेचना चाह रहा था अपने स्वार्थ के लिए। और कहाँ का था? बिहार का था। आज भी कभी देखता हूँ कि प्रश्न पत्र लीक हो गए तो अंदर से बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मैंने उस कष्ट को झेला है। जब पुलिस एकेडमी पहुँचे तब तो जीवन बदल गया, अब पुलिस में आ गए, अब तो दौड़ना भी है, बाद में क्रिमिनल्स के पीछे भागना भी है, तैयारी भी करनी है। तो थे बड़े दुबले पतले से, लेकिन वैसी एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो शुरू में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो पहले तो सुबह उठना ही एक कष्ट था। तो वर्दी जो सुबह पहनता था वो रात के 11 बजे उतरती थी, वो यही स्थिति प्रतिदिन की थी। फिर 26 ऐसे डकैतों ने समर्पण किया जो सालों से इस पूरे धंधे में लगे हुए थे, अपराध करते थे, लोगों का अपहरण करते थे। और उस समय बिहार के सबसे दुर्दांत अपराधी, जिसमें सबसे अधिक मुकदमे थे, भी आत्मसमर्पण कर गए। सर, एक ख्वाब जो आपको अभी पूरा करना हो। नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास वैभव सर। इन्हें बिहार के युवा अपने मेंटोर के रूप में मानते हैं और उनके बीच ये काफ़ी चर्चित भी हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं और इनके जानते हैं इनकी जिंदगानी इन्हीं की जुबानी। साथ में हम बातें करेंगे युवाओं से जुड़ी कुछ चंद बिंदुओं पर जिससे वो प्रेरित हो सके। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर, जिंदगी को आप कैसे लेते हैं? आपके लिए जिंदगी के क्या मायने हैं? अब ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ना। जिंदगी मैं जो देखता हूँ, कहीं ना कहीं देखता हूँ एक चक्र के रूप में देखता हूँ। जो चक्र है चल रहा है, आप जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, सीखते जाते हैं, कुछ अपना योगदान समर्पित करते हैं और चले जाते हैं। ये बीच का जो समय है, इसको आप किस प्रकार से देखेंगे, इसकी अलग अलग अवधारणा हो सकती है। लेकिन मैं इसी रूप में देखता हूँ कि जो चल रहा है वो गतिमान है, चलता रहा है। जहाँ शुरू हुआ था फिर हम वहीं जा रहे हैं, और फिर वहीं से एक शुरुआत और हो सकती है। सर, एक किंवदंती बनी थी कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, जो कि कभी कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पे है। इस बीच युवाओं में, लोगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करना और लोग आपको अपने मेंटर के रूप में मानना, इसकी शुरुआत कैसे हुई सर, और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, जीवन एक चक्र है, तो हर व्यक्ति के जीवन में उस चक्र में कहीं ना कहीं हर स्टेज से निकलते हुए जाना है। बचपन आएगा, फिर युवावस्था आएगी, फिर वैसी अवस्था आएगी जब समाज में एक बड़े दायित्व में आप योगदान समर्पित करेंगे, और एक समय ये भी आएगा जब इसका अंत होगा। तो युवावस्था जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था तो है ही, लेकिन युवावस्था में आप उस अवस्था में आते हैं जब आप चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, और जो भी आप निर्णय लेंगे वो आने वाले भविष्य को प्रभावित करेगी। अक्सर बचपन से कुछ बात मन में रहती है, लेकिन युवावस्था में आकर जब हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो जो बचपन से कुछ प्रेरणा मन को जीवंत कर रही हो, जागृत कर रही हो, इंस्पायर कर रही हो, उसके अनुरूप हमारा जीवन नहीं चलता। तो युवावस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बचपन से आपने कुछ सोचा होगा, मैं ये बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, जो एक ड्रीम होता है, बिल्कुल उस ड्रीम को अगर अचीव करना है लाइफ में, तो युवावस्था इज अ स्टेज जिसमें
केयरफुली, डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम चलते हैं, सावधानी के साथ, क्योंकि भटकने की बहुत संभावना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगेगा उस समय के लिए कि बहुत अच्छा है, आप करने लगोगे और अच्छा लगेगा, उस चक्र में फंसोगे तो कुछ दिन बाद पता चला कि तो उस चक्र में फंस गए, जहाँ नहीं फंसना था वहाँ फंस गए, और देखो जो बचपन से एक ध्येय लेके चले थे उससे तो भटक गए। और जब युवावस्था को मैं देखता हूँ तो अक्सर मैं उसकी चर्चा करता हूँ एक पत्थर के साथ, जिस पत्थर को कोई कारीगर तराशना चाहता हो। तो शुरुआत में कारीगर के मन में एक दृष्टि होगी, एक रूप होगा कि भाई इसको मैं इस प्रकार से तराशूंगा तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। बीच में हल्की गलती कर दी तो शायद सुधार कर ले, हथौड़ी छेनी जो भी लेकर कर देगा। लेकिन जब आकृति रूप ले लेती है उसके बाद यदि कारीगर के मन में इच्छा हो, जो शिल्पकार है उसके मन में इच्छा हो कि फिर से अरे ये तो गलत हो गया, तो सुधार कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। फिर तो आकृति बन गई, उसको कितना भी कुछ करेंगे आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो युवावस्था कुछ वैसा ही है, उसी प्रकार का एक पत्थर है जिसको रूप ढालना बाकी है। समाज में किस रूप में आप आगे जाने जाओगे, किस रूप में, जैसे आपने कहा युवा आपको मेंटर मानते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा जगी मेरे मन में, मुझे लगा कि जो इंस्पायर मुझे कर रही है चीज़ें और लोगों से भी साझा करूं। लेकिन उसके लिए एक बैलेंस बनाना उस तरह का कि लोग आपसे लिविंग बाय एग्जाम्पल, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, मतलब अगर आप कुछ कहते हो तो उसको जीते भी हो। आप कह रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो तो फिर लोग इंस्पायर नहीं होंगे आपसे, उनको लगेगा कि भाई तो छद्म चरित्र है, दोहरा चरित्र है। लेकिन जो व्यक्ति कहता हो कि हाँ मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, और करता है, तो ये बातें छुपती तो है नहीं, लोग जानेंगे। तो निश्चित कुछ वैसा ही युवाओं को सोचना होगा कि अगर उनके मन में कुछ आकृति है कि समाज में ऐसा कुछ करना है, तो उसी तरह से उसको बैलेंस के साथ, बहुत संयम के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चलना होगा। अपने जो मन में इच्छा है उसको दृढ़ निश्चय के साथ पूर्ण करना होगा, और जब करेंगे तो जो आकृति मन में बनी है भविष्य के लिए वो कर पाएंगे। अन्यथा अगर आकृति बिगड़ गई तो कितना भी चाहोगे वो मौका नहीं मिलेगा, जिंदगी वो मौका नहीं देती है, चक्र आगे बढ़ता चला जाता है, और तब आपको लगता है कि जीवन में जो मैं करना चाहता था वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका, और लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो युवावस्था में खास करके पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, और हमेशा एक कॉशन चाहिए कि भाई हमेशा दो मार्ग दिखेंगे, एक कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा, दूसरा गलत भी दिखेगा। लेकिन कई बार जो गलत है उसको हम पहचान नहीं पाते, तो ये सतर्कता चाहिए। और उसमें आप मार्गदर्शन ले सकते हो, वैसा द्वंद्व आए तो मार्गदर्शन ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे बातें कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब सब कुछ के बाद भी समझ में नहीं आए तो मैं तो कहता हूँ मन की सुनो, थोड़ा सा मनन करो, चिंतन करो, यू विल गेट द सोल्यूशन कि क्या करना है। सर क्या ये मन की सुनकर आईआईटी से आईपीएस की तैयारी का जो रूट हुआ वो हुआ, या कुछ और कारण था? लगभग मन की ही आप कह सकते हैं। मन में कुछ एक जज्बा था कुछ करने का, बचपन से था। बचपन से था तो उस समय पढ़ने में, आप जब पढ़ते हो देखते हो बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहते हो कि सबसे बेस्ट कॉलेज है उसमें जाएं। तो उस समय आईआईटी का जोश चढ़ा, पढ़ते गए, साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, साइंस के साथ साथ हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, तो दोनों चीज़ें साथ पढ़ना चाहता था। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो साइंस लेके आगे बढ़े। एक बार जब आईआईटी पहुंचे तो उसके बाद ओरिएंटेशन अलग था। उस समय तक तो था कि केवल आईआईटी पहुंचना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, दिन रात लगे, एग्जाम में सेलेक्ट हुए। लेकिन वहाँ जब पहुंचे तो लोगों को देखा कि सब लोग अपने करियर्स के बारे में सोच रहे हैं। अधिकांश लोग विदेश जाना चाहते थे, वहाँ नौकरी करना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे। कुछ लोग थे जो सिविल सर्विसेज में भी आना चाहते थे, उनका भी एजेंडा अलग था। कुछ थे कि भाई रुतबा है, ऐसा है, वैसा है, उसके लिए आना चाहते थे। कुछ और देखते थे कि भाई इसमें पैसा बहुत है, इसमें आना चाहते थे। पर उसको आईआईटी में ही लोग समझाते थे भाई सिविल सर्विसेज में तो पैसा है, लेकिन वो पैसा जो है वो गलत तरीके से है, तो उससे बढ़िया आप क्यों नहीं विदेश जाते हो, बढ़िया कंपनी चला सकते हो, आपके अंदर टैलेंट की कमी तो है नहीं। तो इस प्रकार के लोग भी थे। मैं जब उसमें देखता तो उस समय बिहार को देखता था, पिताजी उस समय फिर बिहार में पोस्टेड हुए। बचपन से मैंने देखा था। इतिहास से चीज़ों को मैं बड़ा जोड़ता हूँ, और इतिहास को जब देखता तो बड़ा इंस्पायर करती थी चीज़ें। बिहार लगता था क्या था, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और बहुत यत्न करके आते थे, और यहाँ से जो चीज़ें ले जाते थे जब उसको अपने देशों में बोलते थे तो उनका बड़ा सम्मान होता था। इस प्रकार की भूमि रही। तिब्बत के पूरे बौद्ध धर्म को यहीं स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने प्रभावित किया। नालंदा की बात करें तो पूरी चीन की सभ्यता उसको बहुत प्रभावित किया। जापान, कोरिया, अनेक स्थानों पर इन विश्वविद्यालयों का बड़ा प्रभाव रहा। आजकल जब देखता अपने विश्वविद्यालयों को, उसमें जो छात्र पढ़ते हैं, तो देखता कि भाई कक्षाएं भी लोग समय से नहीं जा पाते,
जो शिक्षक हैं उनमें भी कमी है, छात्रों में भी कमी है। कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन काल में जब वैसी थी तो उसका आधुनिक स्वरूप तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, और वैसा तो है नहीं, ईमानदारी की बात है। तो उसमें जो एक बचपन के जो एक सोच उभरती थी, लगता था भाई क्यों ऐसा है, एक बच्चे के मन में कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और एक तो शिक्षा की बात हो गई, दूसरी बात थी कि भाई विधि व्यवस्था को जब देखता, तो जब आईआईटी पहुंचे तो कई बार मैं बता चुका हूँ किस प्रकार की समस्याएं होती थी। वो तो आपका मतलब बहुत सारे वीडियोस भी हैं जिसमें उस समस्याओं से मन विचलित होता था कि भाई जिस भूमि ने उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, अखंड भारत का साम्राज्य चल सकता था सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, मूल्यों के साथ, उसमें अगर हम आज दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है। और यही कमी है जिसके कारण हम उपहास के पात्र भी अक्सर बन जाते हैं। तो उसमें लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि भाई कमी है, कुछ ऐसा है, भागो यहाँ से, तो समस्या तो दूर होगी नहीं। कुछ लोगों को सामने आना होगा। उसी समय स्वामी विवेकानंद का बड़ा अध्ययन करता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, उत्साह बहुत है, ऊर्जा बहुत है, और इतनी ऊर्जा है कि अगर आप सोचोगे, एक प्रेरणा के केंद्र बनोगे, एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, तो कुछ और लोगों को सही आप इंस्पायर करना जब शुरू करते हो तो वहीं से तो बात शुरू होगी। अगर सब लोग कहें अंधकार है तो अंधकार तो कभी मिटेगा नहीं। छोटे सी एक माचिस भी आप जलाओगे तो उस प्रकाश में भी काफी इतना प्रकाश समाहित है कि कम से कम दिखना शुरू हो जाता है। सर बचपन की बातें हुई हैं, हमारे पास आपके बचपन के कुछ तस्वीर है सर, उन पे चर्चा करना चाहेंगे, और चाहेंगे सर कि इसके जरिए थोड़ा पीछे का सफ़र हम लोग तय करें सर। एक तो सर बचपन का जो आपका तस्वीर है सर, वो है ये मेरे जीवन की पहली तस्वीर है ना, 80 की उस समय की बात। इसके बारे में कुछ बताएं सर। उस समय बहुत ही फैमिली पिक्चर थी, उसमें से निकला हुआ, माँ के साथ हूँ। मेरे जीवन का एक तरह से पहली तस्वीर है। माँ से लगाव ज़्यादा था या पिताजी से सर? नेचुरली माँ से तो हर व्यक्ति को जो लगाव होता है अलग ही होता है, पिता के प्रति जो सम्मान होता है वो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, दोनों की भूमिका अलग अलग है। लेकिन माँ का जो स्नेह होता है वो तो अलग ही होता है। जब भी कुछ होता है तो बिल्कुल याद करते हो माँ। तो माँ का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता है। पिता भी उतने ही पूज्य हैं, और पिता की उतनी भूमिका होती है। सर कहीं ना कहीं मतलब मेरा मानना है, आप इसे कंफर्म करें सर, कि जो आपका यात्री मन है वो आपका खुद का है या पिताजी का विरासत है? नहीं, जो भी व्यक्ति स्वयं होता है तो उसमें माता पिता, पूरा परिवार, सबका कहीं ना कहीं कुछ आंशिक योगदान निश्चित होता है। आज अगर मैं सोच रहा हूँ कुछ, जैसे जब मैं सर्विस में आया था तो उस समय पिताजी की बहुत इच्छा नहीं थी कि पुलिस सर्विस में आए। उनका था कि विदेश जाए, अच्छे पैसे कमाए, बढ़िया सेटल करे। लेकिन जब मैंने निर्णय लिया तो साथ में रहे, खड़े रहे। लेकिन जब मैं ज्वाइन कर रहा तो उन्होंने एक बात कहा कि बेटा अभी तक तो तुम्हें अपने हिसाब से चलते रहे, लेकिन अब जब सेवा में आ गए हो तो परिवार पे कलंक नहीं लगे, इसका ध्यान रखना होगा। भले तुम अब सिविल सर्विसेज में आ गए हो तो इसको ध्यान रखना, उन्हीं आदर्श मूल्यों पर तुमको चलना होगा जिसमें तुम मुझे भी चलते देखे हो, और जब ऐसा करोगे तो मुझे भी। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक हमारी जानकारी है सर, आपके दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं, उसके बाद पिताजी मतलब उस चीज़ों को देखे हुए हैं, हालांकि आप पे वो चीज़ नहीं आने दी है, लेकिन वो चीज़ें हैं सर। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना कठिन है या उसके कर्तव्य को, जो ज्वाइनिंग के बाद जो कर्तव्य आता है वो निभाना ज़्यादा कठिन है सर? दोनों ही कठिन है। देखिए, तैयारी तो कठिन है ही, काफ़ी बड़ा कंपटीशन है, बहुत लोग उसमें भाग लेते हैं परीक्षा में। लेकिन उसके बाद जब आप सर्विस में आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपका सामना सच्चाई से होता है। तैयारी तक तो आप किताबों में उलझे रहते हो, उसको विद्या को आपको प्रस्तुत करना होता है एक पेपर में। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है। एक बार जब आ जाते हैं तो अनेक द्वंद्व आते हैं, और फिर तब उसमें जो समस्याएं हैं उनसे आपका जब सामना होता है, उसमें जब आप निर्णय लेते हैं, क्या निर्णय लेंगे, वो डिफाइन करती है कि बचपन से जो आपकी सोच थी उसमें कितनी शक्ति थी, कितना सामर्थ्य था, और कितनी चीज़ों को बदलने की आप क्षमता रखते हैं। सर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी आती है, साथ में रिस्क भी आता है, कि कब आपको क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। साथ में सर इसके साथ कभी कभी पैनिक मूवमेंट भी आ जाता है, हर इंसान के लाइफ में आता है सर, आपके लाइफ में भी कभी ना कभी आया होगा। उसे ओवरकम कैसे आपने किया? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं जब देखता हूँ कि जब भी ऐसा कभी लगे, जीवन एक जैसा तो रहेगा नहीं, इट्स लाइक अ साइन कर्व है ना, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे। लेकिन जब भी कोई डाउन आए तो विचलित नहीं होना, ये मानते हुए और जानते हुए करना है, जो मैंने शुरू में बात की, चक्र है। चक्र जब चलेगा तो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, गीता में भी कहा गया है। तो कभी भी उद्वेलित नहीं होना, विचलित नहीं होना। चीज़ें आएंगी जो आपको विचलित करेंगी, लेकिन उसमें एक संभाव रखने का प्रयास करना होगा, जानना होगा कि जो चल रहा है ये एक फेज है,
ये फेज़ निकल जाएगा। और इसके बाद वो समय ज़रूर आएगा जिसकी आपने कल्पना की होगी, जिसके लिए आपने तैयारी की होगी। तो टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है। जो चीज़ें आप चाहते हो निश्चित होंगी। सर बचपन में आप शरारती थे? शरारती तो हर बच्चा होता है, तो मैं भी निश्चित शरारती था। और सबसे शुरू में जो है ना स्कूल जाने में, तो मैंने मम्मी पापा को बहुत तंग किया था। मुझे याद है पिताजी पहली बार जब मुझे स्कूल ले गए, तो आज भी याद है कि बिल्कुल जब जैसे होता है ना पकड़ के आप छोड़ना ना चाहो, उस प्रकार से बिल्कुल चिपक गया था कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। और 2-3 दिन उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था कैसे इसको स्कूल भेजा जाए। तो किसी तरह जाके क्लास में बिठा के आ जाते थे, टीचर को बता देते थे कि भाई इसको हम छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जिद्दी, तो मुझे था कि स्कूल में मन लगता ही नहीं था शुरू में। तो मैं कहता था कि मैं क्लास में नहीं बैठूंगा, टीचर्स का जो स्टाफ रूम है वो मुझे पसंद आ गया था। तो उसमें जाता था, टीचर्स कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करते थे, खिलौने देते थे, और क्लास में बच्चों के बीच में बड़ा अजीब सा लगता है। तो 2-4 दिन लगे सेटल होने में। मुझे एक दिन और याद है कि इस क्लास में स्टाफ रूम में गए, स्टाफ रूम में भी मन नहीं लगा, तो आके बाहर बैठ गए। और पिताजी को किसी ने जाके बताया ऑफिस में कि देखिए आपका बेटा तो स्कूल के ग्राउंड में अकेला बैठा हुआ था। तो उस समय मुझे याद है, अचानक मैंने देखा पिताजी आ रहे हैं स्कूल में, और फिर मुझे बोले कहाँ, यहाँ कहाँ बैठे हो। और फिर टीचर से बात की है, और फिर उस दिन तो घर ले गए, लेकिन उसके बाद से फिर मैं स्कूल जाने लगा, क्लास में बैठने लगा था। तो शरारती था, तंग किया करता था, और जिद्दी था बहुत ज़्यादा। जैसे स्कूल नहीं जाने की जिद थी, लेकिन जाना पड़ता था, बाद में अच्छा लगने लगा। और जब जाने की जिद हुई तो यूपीएससी 60वें रैंक से पास कर गए। तो जिद चलती रही। मतलब उस समय इनफैक्ट नर्सरी क्लास में फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। उस समय तो पता भी नहीं चलता था फर्स्ट क्या होता है, लेकिन जब आया तो लोगों ने बताया फर्स्ट आए हो, तो बड़ा अच्छा लगा। तो बचपन में मतलब कुछ चीज़ें वैसी हैं जो उस समय हम लोग गुवाहाटी में थे, पिताजी गुवाहाटी में थे, और खिलौनों की बहुत जिद थी कहीं जाते। और जिद्दी तो थे ही, साथ में जैसे किसी के घर गए, उसका कोई खिलौना पसंद आया, उठा के ले भी आते थे। उसमें एक बार बड़ी डांट लगी थी। बताया गया कि भाई ये गलत है, अगर आप करते हो तो ये, तो फिर मुझे भी लगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी आदत क्या खराब थी, जैसे कोई अच्छा लगा तो जिनके घर गया मैं उनसे कहता था मुझे ये चाहिए। और जिसको भी आप घर जाओगे तो आप कहेंगे तो वो देगा ही आपको। वो तो देगा, वो भी तो बच्चे उनको अगर लगेगा हैं कि बच्चे तो। हैं तो ले जाओ। फिर बाद में लगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो, और उसी से आदमी सीखता जाता है, बढ़ता जाता है। फैमिली के बारे में बताइए सर, कोई भाई बहन, थोड़ा सा इसके बारे में। 3 भाई बहन है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और तीनों में 3-3 साल का गैप है, मतलब। और उसमें छोटी बहन अभी बैंक MBA करके बैंक में जॉब कर रही है नोएडा में। और छोटा भाई रेलवे सर्विस में है, रेलवे अकाउंट सर्विस में। अभी उनकी पोस्टिंग है फिरोजपुर, पंजाब में। तो बचपन में लड़ाइयाँ होती होंगी सर? किसमें नहीं होती हैं भाई बहन में। उनका किसी का दिया हुआ मैं खा गया, मैं बड़ा, वो बड़ा होने का धौस होता था सर, या पापा से डांट सुनवा देते थे भाई लोग? दोनों देखिए, अब बड़े हैं तो आपके ऊपर दायित्व ज़्यादा होता है ना। बचपन से आपको कहा जाता है बड़े हो, तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, नहीं तो दूसरे छोटे भाई बहन पे प्रभाव पड़ेगा। तो मुझ पर भी था एक दायित्व बोध, जिसको आप कह सकते हैं बचपन से ही डालने का प्रयास किया गया, और था भी। और दूसरा था कि भाई तब भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था, तो पिताजी से बड़ा डर लगता था। और बहन थी मेरी बड़ी, वो भी अगर कुछ हुआ तो उस समय तो कुछ नहीं बोलती थी, बोलती पापा जब आएंगे ऑफिस से तब शिकायत करेंगे। उसके बाद 4-5 घंटे तक बड़े परेशान रहते थे। उसको फिर पटाने की कोशिश होती थी कि भाई तुम आज मान जाओ, शिकायत मत करना, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस प्रकार का चलता था। लेकिन तब भी कभी कभी ऐसा होता था ना कि फिर भी वो मानती नहीं थी, वेट करती रहती थी कि आएंगे तो शिकायत करेंगे। जैसे ही शिकायत हुई तो फिर वही डांट सुनना शुरू, और लगता था अरे क्या हो गया। डांट के साथ पिटाई भी होती होगी सर? अब चलिए कुछ बातों को रहस्य रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद सर स्कूल में एक समय आया कि आप फर्स्ट आते आते, टॉप आते आते, एक बार हुआ जब आप फेल हो गए। उसके बाद उसे रिकवर आपने कैसे किया? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं लगभग 11th में हुआ था। उससे पहले तक स्कूल में शुरू में बड़ा अच्छा था, बीच में थोड़ा लो हुआ, फिर 8th के बाद बड़ी एक रफ्तार पकड़ी, 10th में बड़े अच्छे नंबर आए। लेकिन 11th में जब गया तो अचानक जब नया सिलेबस था, चीज़ें नई थी, टीचर्स नहीं थे, स्कूल नया था, तो एडजस्ट करने में बड़ा समय लगा। शुरू में जो चीज़ें जिस तरह से चलनी चाहिए थी, चली नहीं। उसी समय फिजिक्स का एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम से पहले ही मुझे लगा कि अब इस एग्ज़ाम को फर्स्ट जो टर्म था वो पास नहीं कर पाऊंगा। लग गया, वही हुआ, नतीजे वही निकले। और तब मैंने सोचा कि भाई मुझे IIT करना है। मेरे बचपन की एक तरह से तैयारी पिछले 4 सालों से मन में थी कि करना है, और देखो फिजिक्स में फेल हो गए। तब तो जो भी कहेगा कि भाई तुमको 2 साल बाद, 1.5 साल बाद IIT का एग्ज़ाम देना है, कैसे होगा, उसको तो लगेगा। लेकिन फिर जिद थी और निश्चय था कि करना है। तो तब मैंने देखा मेरी कमजोरी कहाँ है, किस चीज़ों पर फोकस करना होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस समय बहुत चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट थे जो समझ में नहीं आते थे, तो मैंने जिद बांधी कि जब तक इसको समझूंगा नहीं तो आगे बढ़ूंगा नहीं, अब चाहे उसके लिए जो करना हो। तो याद है मुझे, सैटरडे संडे का दिन था, छुट्टी थी,
बैठे किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, पढ़ते गए 12 घंटे लगे या 15 घंटे लगे, तब जाके एक बात समझ में आई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैसे पढ़ना चाहिए जिससे समझ में जल्दी आए, वो समझ में आ गया। सर यहाँ पे थोड़ा हम लोग बातों को टर्न करेंगे, रोकेंगे, थोड़ा सा मुद्दा चेंज करना चाहूँगा सर। मैं आज के डेट में जो है बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं, या कोई गेम है या कोई भी चीज़ है, उन्हें थोड़ा सा हार का सामना करना पड़े और वो अपनी जान को इतना सस्ता बना दिए हैं कि जैसे कोई परवाह ही नहीं, माता पिता की सोच भी नहीं होती। उनके लिए मैं चाहूँगा सर एक छोटा सा संदेश बीच में ही, उसके बाद हम लोग बातों को कंटिन्यू करते हैं सर। नहीं, माता पिता की भूमिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और माता पिता जितने अच्छे से आपको जानते हैं, आपके सामर्थ्य को जानते हैं, और जिस समय आप लो फील करते हैं तो माता पिता से अगर आप राय लेंगे तो सबसे बेहतर राय वही देते हैं। अभी के समय में लोग सर क्या करते हैं, थोड़ी सी हार हुई, आपने आप खुद भी पेपर में पढ़ते होंगे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो अपने आप को आत्मबल देना, हार इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उनके लिए सर दो चंद लाइन। जैसे मैंने बात कही ना, जिंदगी एक साइन कर्व की तरह है। साइन कर्व में ऊपर आता, साइन कर्व जैसे आप देखते हैं, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो जीवन में जब भी ऐसा उद्वेलन हो, जब लगे आपको कि बिल्कुल अंत है, तो अंत नहीं है, उस चक्र के उस फेज में है जो अगले अब उठने वाली है। इस बात को हमेशा याद रखिए। मैं तो हमेशा उस रूप में देखता था, और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, सुख और दुख जीवन का चक्र है जो चलता रहेगा। सुख आएगा, दुख भी आना है, दुख आएगा, सुख भी आना है। इस रूप में जब आप देखेंगे, उस संभाव के साथ देखेंगे, तो हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता हो। लेकिन ये उस चीज़ की बात हो सकती है। दूसरे किसी और चीज़ के लिए हो सकता है बिल्कुल अलग बात हो। जिसने पहले किसी चीज़ को आसानी से प्राप्त किया हो, दूसरी चीज़ को प्राप्त करने में उसको कठिनाई हो, परंतु इस व्यक्ति को आसानी हो सकती है। तो अपने सामर्थ्य को, अपने इंटरेस्ट को बहुत समझते हुए अपने उसका चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। सही चीज़ आपने निर्णय लिया तो हो सकता है आपको आसानी से वो प्राप्त हो। दूसरी बात है कि अगर कठिन भी है तो आपके अंदर सामर्थ्य इतना है, ऊर्जा इतनी है, और ऊर्जा तो इतनी असीम है कि आप समझिए कि पूरी सृष्टि में जो ऊर्जा है उसके प्रतीक रूप में आपके अंदर भी अंश रूप में विद्यमान है। उसको उस रूप में अगर आप कल्पना करेंगे तो असीम है। तो चिंतन करें और आगे बढ़े, क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ की रुकावट किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है। सर तो आप ये 12th आपने कर लिया, उसके बाद के सफ़र के बारे में तो 12th करने के साथ ही उस समय आईआईटी की तैयारी कर रहा था, और 12th करते ही पूरे परिश्रम के साथ बहुत सारे ऐसे उद्वेलन आए, लेकिन स्थिर रहते हुए धैर्य के साथ आईआईटी में सेलेक्ट हुए। आईआईटी कानपुर गए। कानपुर गए तो उस साल भी बड़ा एक ट्रेजेडी हुआ था, पेपर लीक हो गए। हाँ सर, पेपर लीक से याद आया सर, हमारे पास वो भी आपकी तस्वीर है, जो आपने ये आपका एडमिट कार्ड है। तो पेपर लीक हो गए थे सर। पेपर लीक हुए, और लीक होने के साथ हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हुई, जब आईआईटी पहुंचे तो नॉर्मली सैटरडे संडे आईआईटी में ऑफ होता है, बाकी दिन तो खूब पढ़ाई होती है, 2 दिन आराम करने को मिलते हैं लोगों को। हमारे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि सैटरडे भी ऑफ बंद हो गया। सेमेस्टर में समय कम था, सेमेस्टर समय पर उनको पूरा करना था, तो सैटरडे की छुट्टी बंद हो गई, 6 डेज वीक हो गया। उसमें भी मुझे याद है 2 बार ऐसे अवसर आए जब संडे को भी क्लास लग गई। तो आप सोचिए, लगातार 17 दिनों तक अगर क्लासेस चलें तो उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी। आईआईटी कानपुर में लगातार सुबह 8 बजे से उठ के शाम 5 बजे तक क्लासेस हों, लैब्स हों, जाना हो, तो लगा कि भाई कहाँ फंस गए, क्या चल रहा था, कुछ समझ में आता ही नहीं था, उस तरह का था। लेकिन निकले उससे भी, वो एक फेज़ था, निकला। उसके बाद आने वाले समय में सेकेंड ईयर से फिर चीज़ें स्टेबलाइज हुई। पहले 2 सेमेस्टर्स में काफ़ी समस्या रही, और पहला सेमेस्टर तो बहुत ही पैक्ड था, लेकिन गलती किसी और की थी, पेपर लीक किसी और की वजह से हुआ, झेले हम लोग, है ना। तो ये बड़ा खराब लगता था, मन को लगता था कि भाई क्या है भाई, मतलब क्यों ऐसा हुआ, मेरी गलती नहीं है और मेरी क्या सजा मैं गलती काट थी। रहा हूँ। तो दोबारा परीक्षा देनी पड़ी, और परीक्षा देने के बाद उस आईआईटी में जिसमें इतनी टफ एकेडमिक एक्टिविटी हो, इतना परिश्रम करना पड़ गया, 17 दिन क्लासेस करनी पड़ गई। गलती किसकी थी? उस व्यक्ति की थी जो एक शॉर्टकट बना के विद्यार्थियों में बेचना चाह रहा था अपने स्वार्थ के लिए। और कहाँ का था? बिहार का था, जो बिहार ज्ञान की भूमि रही, उपनिषदों की भूमि रही, जिसने बौद्ध और जैन धर्म के दर्शन को देखा, तत्वों को देखा, सिद्धांतों को देखा, विश्वविद्यालयों की स्थापना देखी। उसमें एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर आज के युवाओं को भविष्य खराब करने के लिए, और मेरा तो उसने जो कष्ट दिया वो दिया ही दिया। एक मन में एक बड़ी पीड़ा होती थी और इच्छा होती थी कुछ करना चाहिए जिससे कि ये परिस्थितियों में परिवर्तन हो। आज भी कभी देखता हूँ कि प्रश्न पत्र लीक हो गए तो अंदर से बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मैंने उस कष्ट को झेला है, उस कष्ट को झेला है जो किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ ने उत्पन्न किया था, और सभी का एक प्रकार से आप देखें तो इतने बड़े समूह को उसने प्रभावित कर दिया था। सर तो आपने यूपीएससी का फॉर्म कब भरा, कैसे भरा?
यूपीएससी की उसी समय जब लगता था ना कुछ होना चाहिए, तो मैं देखता कैसी नौकरियां हैं, तो लगता भाई कॉर्पोरेट के लिए काम करेंगे जो बाकी लोग उस दिशा में सोचते थे, तो अपने लिए तो स्वार्थ सिद्धि होगी, धन भी कमाएंगे अपनी, हो सकता है बाद में कंपनी हो जाए, वो सब करेंगे। लेकिन कम उम्र में यदि मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ करूँ, तो सिविल सेवा एक माध्यम दिखता था जिसमें किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है। अगर पॉलिटिक्स में घुसना चाहेंगे तो हो सकता है आपके अच्छे परिवार से आप आते हो, जिसकी एक राजनीतिक पहुंच हो, तो आप करके कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, है ना। और भी चीज़ें हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपके पास धनराशि बहुत हो और बहुत धनवान हो तो कर सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में केवल परिश्रम करके आप उस पोजीशन पर जा सकते हैं जहाँ पे आप जो भी करते हैं उसका प्रभाव लाखों लोगों की जीवनी पे पड़ता है। तो इस सोच को लेकर तब मुझे लगा कि बिहार में जो स्थिति है, हो सकता है बहुत कुछ तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी आंशिक योगदान हो सका, एक छोटे से क्षेत्र को मैं प्रभावित कर सका, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। इसी सोच के साथ मैंने तैयारी शुरू की। यूपीएससी की लगभग थर्ड ईयर में आईआईटी में जब पढ़ता था उसी समय, और मेरा प्रयास तब भी था, जैसे आईआईटी पहले प्रयास में घुसे थे तो प्रयास यही था कि आईआईटी से निकलते ही समय व्यर्थ ना हो, जितने कम समय में कम उम्र में आ जाऊं। तो मेरा प्रयास था कि 22 साल में ही सिविल सर्विसेज में सफल हो जाऊं। समय लगा, लेकिन 23 की अवस्था में सेकेंड अटेम्प्ट में आ गए पुलिस में, और तब से फिर योगदान दे रहे हैं। उसके बाद सर आप ट्रेनिंग आपकी हुई होगी, ट्रेनिंग के कुछ क्षण, कुछ अच्छे लम्हे को बताएं सर। देखिए, इतना पढ़ाकू थे बचपन से 9 तक, आपको मैंने कहानी बताई। 12th 11th आईआईटी की तैयारी की, आईआईटी गए तो फिर वही पेपर लीक और वैसे चला। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ तो चलते थे खूब, आईआईटी बड़ा वैसा था, लेकिन रनिंग और खेलने वाले तो कभी थे नहीं। 9th के बाद से क्रिकेट खेलना भी बंद हो गया था, पढ़ते ही रहे थे। जब पुलिस अकेडमी पहुंचे तब तो जीवन बदल गया, अब पुलिस में आ गए, अब तो दौड़ना भी है, बाद में क्रिमिनल्स के पीछे भागना भी है, तैयारी भी करनी है। तो थे बड़े दुबले पतले से, लेकिन वैसी एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो शुरू में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो पहले तो सुबह उठना ही एक कष्ट था। 4 बजे तक पढ़ने की आदत थी, और यहाँ तो 5 बजे आपको उठ के परेड ग्राउंड में चले जाना था। तो जीवन का जो पूरा रूटीन था वो चेंज हुआ, और चेंज के लिए खुद को तैयार करना था। मुझे लगता था कि कहीं मैं उठ ना पाऊँ, और उसके लिए इतना यत्न करके निश्चय के साथ सोता था कि सबसे पहले मैं ही उठ जाता था, सबसे पहले मैं ही ग्राउंड में खड़ा रहता था। तो ये अंदर से था कि कहीं चूक ना जाऊँ, उस भावना ने ऐसा किया कि सबसे पहले मैं ही रहता था। और उसके बाद शुरू में जब भागना शुरू हुआ, दौड़ना शुरू हुआ, व्यायाम शुरू हुए, तो कठिनाई हुई। लेकिन जब उसको मैंने करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक ऐसा सामर्थ्य था जिससे मैं स्वयं परिचित नहीं था, और बाद में बड़ा अच्छा धावक के रूप में अपने बैच में जाना जाने लगा। और जब बैच पास आउट हुआ तो शुरू के ही अग्रणी पंक्तियों में ही मैं, उस समय मेरी परफॉर्मेंस रही, जो मन से मुझे उसने बड़ा आश्वस्त किया कि जीवन में यदि आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये केवल आपके मन की एक सीमा मात्र है। बहुत क्षमता है आपके शरीर में भी, बहुत क्षमता है, बहुत अदृश्य क्षमताएं हैं जिसको आप नहीं जानते। जब स्ट्रेस होगा ना, स्ट्रेच होंगी चीज़ें, तो आपको ज्ञान होता है, भान होता है कितना सामर्थ्य आपके अंदर छुपा हुआ है। शरीर रबर के समान है, जितना आप खींचोगे, जितना आप करोगे उसको ठीक से, सामर्थ्य बहुत है। तो सर पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ? पहले तो ट्रेनिंग हुई थी भागलपुर में एएसपी के रूप में, उसके बाद पोस्टिंग पहली एएसपी के रूप में औरंगाबाद में हुई थी। चुनाव का समय था उस समय 2005 में, तो उसमें पोस्टिंग औरंगाबाद रही, वहाँ चुनाव हुए। उसके बाद चुनाव के ही समय चुनाव आयोग के द्वारा उस समय मुझे भेजा गया था अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने, जिसमें मैं गया था राघोपुर वैशाली में, मधुबन मोतिहारी में, और अखिलपुर दियारा दानापुर में। जब उसके बाद सरकार नई बनी तो एएसपी दानापुर के रूप में पोस्टिंग हुई। बड़ा संघर्ष उस समय चल रहा था, एक व्यवस्था थी जो बदल रही थी, और बहुत लोग ऐसे थे जो बदलना नहीं चाह रहे थे। और एएसपी के रूप में जब आप चलते हो तो बहुत सारे वैसे संघर्ष हुए। तो दानापुर, मनेर, बिहटा, इन इलाकों में करीब 2-2.5 महीने तक काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। उसके बाद सिटी एसपी पटना में मेरी पोस्टिंग हुई। बहुत यंग थे उस समय। पटना में भी उस समय अपराध की जो स्थिति थी, तो आज के समय से बहुत ज़्यादा अपराध हुआ करते थे। दिन भर में मुझे याद है कि सूचनाएं मिलती रहती थी कि यहाँ लूट हुई, और मेरा प्रयास रहता था कि अगर कहीं लूट हुई हो तो मैं स्वयं एक बार जाकर घटनास्थल को जरूर देख लूँ। लूट हुआ, मर्डर हुआ, इस तरह की जो गंभीर घटनाएं होती थी तो लगभग सुबह से उठता था और पूरे पटना में भ्रमणशील रहता था। उसी बीच में ऑफिस में जाना होता था, लोगों से मिलना भी होता था, फाइल भी साइन करने होते थे। तो वर्दी जो सुबह पहनता था वो रात के 11 बजे उतरती थी। लगभग यही स्थिति प्रतिदिन की थी। और तो उसी में कैसे कैसे समय बीतता चला गया। 6 महीने बाद थोड़े स्थिर हुए, चीज़ें कुछ नियंत्रण में लगी, 3 महीने और रहे। अचानक एक रात पोस्टिंग बघा हो गई। उसके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक इंडिपेंडेंट एसपी के रूप में बघा गए। बघा उस समय अपराध से बड़ा प्रभावित था। लोग कहते थे मिनी चंबल है, बहुत समय से यहाँ पे दस्युओं का आतंक है। उस परिस्थिति में इच्छा हुई कि जिस बचपन से जिस ध्येय को लेकर आए, कुछ करने का अब समय आ गया है, कुछ अलग सोचना होगा।
कुछ ऐसा करें कि जो ये समस्या चली आ रही है, लोग कहते हैं कि वाल्मीकि के समय से चली आ रही है इसलिए अपराध खत्म होगा ही नहीं। अलग अलग ऑपरेशन चले हैं, ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर, तरह तरह के नाम थे, कितने डकैत मारे गए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों। तो फिर उस पर जब विचार करना प्रारंभ हुआ तो लगा कि पहले इसको कुछ इस तरह से किया जाए, इसको कहते हैं चाणक्य नीति, जैसे जड़ में मट्ठा डाला जाए। विनम्र रहो पर अडिग रहो, आप ही का कहा है। तो उसमें चाणक्य कहते थे ना कि कोई कांटा आपके पैर में चुभे तो उस कांटे को नष्ट करने के लिए उसके जड़ में मट्ठा डालो ताकि चींटियां उसको नष्ट कर। हाँ, नष्ट कर दे। तो उसी प्रकार से जब बगहा के अपराध को मैंने देखा तो उसकी आर्थिक रीढ़ पर सबसे पहले आक्रमण करने का मैंने प्रयास किया, और जो गन्ने की खेती होती थी अवैध, उसको हम लोगों ने कटवाया, सरकारी मिल में जमा कराया। करीब 20 लाख से अधिक राशि पहले ही वर्ष में जमा हुई। रीढ़ टूटी, रेड चल रहे थे, कुछ डकैत मारे गए, लेकिन साथ में एक प्रयास जो हम लोगों ने किया सबसे अधिक फलित वही हुआ। लोग कहते थे वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, तो हम लोगों ने प्रेरणा जागृत करने का प्रयास किया कि वाल्मीकि को आज हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वाल्मीकि बने। यदि रत्नाकर रहे होते तब उनको कोई याद नहीं। वैसे ही धूमिल चले जाते जैसे हर व्यक्ति का जीवन होता है। तो अपने जो भी आपके संबंधी हैं जो अपराध के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, उनको प्रेरित करने का प्रयास कीजिए कि आपकी भूमि के प्रति आपके कर्तव्य हैं। कुछ तो मन में भाव जगेगा। जगना शुरू हुआ और ऐसा जगा जिसने अचंभित कर दिया। फिर 26 ऐसे डकैतों ने समर्पण किया जो सालों से इस पूरे धंधे में लगे हुए थे, अपराध करते थे, लोगों का अपहरण करते थे। और उस समय बिहार के सबसे दुर्दांत अपराधी जिसमें सबसे अधिक मुकदमे थे भी आत्मसमर्पण कर गए। चीज़ें बदली। जहाँ 150 की किडनैपिंग्स हर साल होती थी और नहीं भी लिखी जाती थी, संख्या 0 पे आ गई और स्थायी रही। आज भी वो जो अपराध की परंपरा थी समाप्त हो गई। अगर कहा जाए तो सर, बिहार में आपने एक नया अध्याय शुरू किया इस क्षेत्र के लिए। निश्चित जो प्रयास था लोगों के सहयोग से हुआ, पुलिस की पूरी टीम ने सहयोग किया, चीज़ें तो बदल गई। उसी प्रकार रोहतास गए तो रोहतास में उग्रवाद की समस्या बड़ी जटिल थी, और इतनी जटिल थी चूंकि भौगोलिक स्थिति बड़ी विकट थी। कैमूर की पहाड़ी आप जाओगे तो इतने ऐसा है जिसमें जो रोहतास दुर्ग स्थापित था उसके बारे में मुगल काल में फरिश्ता ने लिखा था कि अभेद्य है, इसको आप कभी भी सीधे तरीके से नहीं जीत सकते, केवल छल से ही जीता जा सकता है। और इतिहास साक्षी रहा। जब शेर शाह सूरी जो अफगान शासक थे, तो वो भी जब आए तो उनके द्वारा भी जब दुर्ग को जीतने का प्रयास किया गया तो सीधे युद्ध में नहीं जीता गया, बल्कि कुछ ऐसी कहानी है जिसको आप सुनते हैं कि किस प्रकार पालकियों में सैनिकों को भेजा गया था, शरण मांगी गई थी, और फिर छल से दुर्ग को उन्होंने कब्जा किया था। तो इस प्रकार की कहानियां जहां उस क्षेत्र के बारे में चलती थी, तो बाद में स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता से पूर्व 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें अमर सिंह कई समय तक वहाँ रहे, अंग्रेज भी उनके पीछे भागते रहे, और कैप्टन गोडार्ड ने उसको 1858 में जाकर फिर कब्जा किया था। उसके बाद से लगभग विस्मृत हो चुका था दुर्ग, और स्वतंत्रता के बाद तो किसी ने सुध ली नहीं, तो धीरे धीरे डकैतों के कब्जे में रहा। लोग उसमें अलग अलग अपहरण करके लाया करते थे, और बाद में जब उग्रवाद बढ़ा तो अघोषित कब्जा उग्रवादियों का रहा। सोन गंगा विंध्याचल जोन नाम से उग्रवादियों द्वारा उस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था, जिसको लिबरेटेड जोन मानते थे, और वास्तव में कुछ था भी वैसा ही। शुरू में जब मैं भी गया तो पहले एनकाउंटर हुआ 3 सितंबर 2008, किसी तरह बचे, बहुत नज़दीकी एनकाउंटर, अच्छी सफलता मिली। लेकिन हम लोगों ने निश्चित किया कि अब जो स्थिति है उसको बदलना है, और स्थितियाँ केवल ऑपरेशन विध्वंस चला, बहुत सारे पहाड़ों में हम लोग घूमे, उसी क्रम में लोगों से एक वार्ता स्थापित करने का प्रयास हुआ, और लगा कि यदि हम घूमते रहे इनके पीछे, ये भागते रहेंगे, हम भी मरेंगे, कुछ ये भी मरेंगे, लेकिन चीज़ें जस की तस रहेंगी, कुछ होगा नहीं। मेडल्स मिलेंगे कुछ लोगों को, कुछ ये होगा वो होगा, बट क्या फर्क पड़ता है, चीजें बदलनी चाहिए। तो उसमें लोगों से हम लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया, और रोहतास दुर्ग को ही प्रतीक बनाकर कि भाई आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे जो दुर्ग जैसा कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें अपने जीवन में, स्थितियों में सुधार हो, शांति आए, शांति आएगी, पर्यटन बढ़ेगा, क्षेत्र का विकास होगा। इस प्रेरणा को हम लोगों ने जागृत करने का प्रयास किया, उन्हीं पूर्वजों की स्मरण करते हुए। और जब पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो शक्ति आती है, जोड़ती है, और पुलिस के साथ फिर पब्लिक का एक ऐसा संबंध बना कि उग्रवादियों की सूचना भी जो कभी नहीं मिलती थी, अब प्रतिदिन रेगुलरली मिलने लगी। काफ़ी सफलता मिली इस प्रकार के जो रेड्स होते हैं उसमें भी, और साथ साथ जो हमारा प्रयोग चल रहा था जिसको हम लोगों ने नाम दिया तो सोन महोत्सव, लोगों से जुड़ने का, उसके नतीजे ऐसे हुए कि एक प्रकार का आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों ने उग्रवादियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जिनके यहाँ उनको सर्वाधिक शरण मिलता था, उनके यहाँ शरण ढूंढने में जब परेशानी हुई तो आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हुए। रोहतास बदल चुका है।
सर इसी के साथ साथ एक और संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था, या यूँ कहे प्रयोग चल रहा था, वो तो आप ही क्लियर करेंगे सर, वो है ये। इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें सर, ये मतलब कैसे रहा सर? देखिए, मैं बड़ा जैसे हूँ ना, बड़ा कुछ कुछ नियमों से चलता हूँ। तो जैसे 25 साल के आसपास हुए तो लगा कि भाई अब किसी फिल्म में भी आपने देखा था, तो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने का समय आ चुका है। तो बिल्कुल 25 साल में सर्विस में आ गया था, उस समय 23 साल में ही। तो विवाह हुआ तो भी एक दायित्व है जिसको आपको लेके चलना है समाज में। एक सेकंड सर, मैं दर्शक को बता दूं, ये सर के शादी की तस्वीर है जो कि आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगी। जी सर। तो जीवन में संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि आप परिवार में भी आएँ, गृहस्थ आश्रम में अपने जो दायित्व हैं उसको पूर्ण करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने रूप में संदेश छोड़ जाएं। तो सर ये जो दायित्व का प्रवाह का जो गठबंधन हुआ, वो लव मैरिज था सर? अरेंज मैरिज था। अच्छा। लव करने का समय कहाँ था? जब भी कोई किसी ने प्रयास भी किया होगा, निश्चित वैसा होता है उस अवस्था में, तो मन बड़ा वैसा था, स्थिर करना पड़ता था कि नहीं, इसमें अगर फंसे तो भाई गए। तो फिर जो ध्येय है, पहले जो करना है, आईआईटी करना है, आईपीएस में आना है, या जो भी वो कर लेंगे, उसके बाद देखिए, तब तक फिर शादी का समय आ गया, शादी हुई। 3 ऋण होते हैं व्यक्ति के जीवन में, जिसको हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना। तो पहला तो होता है पितृ ऋण, दूसरा होता है देव ऋण, और तीसरा होता है आचार्य ऋण। तो पितृ ऋण जो है, वो पितृ ऋण है कि भाई आपको, आप जन्म लिए हैं तो आपको भी किसी को जन्म देना है, श्रृंखला आगे बढ़ती रहे, तो पितृ ऋण। देव ऋण है कि भाई जो धर्म के कारण आप अपने मूल्यों को ग्रहण कर सके, उसका आपको पालन करना है। जैसे आप उस रूप में देखें तो नित्य कोई पूजा करते हैं, अपने कर्तव्यों को करते हैं, ये देव ऋण है। और आचार्य ऋण है कि जो विद्या आपको मिली, उस विद्या को आपके आने वाली पीढ़ियों में आपको प्रसारित करना है। मतलब जैसे आपने पुत्र तो पैदा कर दिया, ये पुत्री पैदा कर दी, लेकिन उसको आपने अगर शिक्षा नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, तो आचार्य ऋण से आप मुक्त नहीं हो। सर इन बातों पे भी आएंगे। थोड़ा सा सर, मतलब ये शादी का जो स्टार्टिंग जीवन था, शुरुआती समय था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, क्या क्या जानना चाहते हैं? थोड़ा सा सर, कैसा मतलब कैसे शुरुआत हुई? अब सर अरेंज मैरिज है, वो भी 2005-06 के आसपास की बात हो रही होगी सर, आई थिंक। जी, 2005 के फरवरी में मेरा विवाह हुआ। और देखिए, अभी तक तो जीवन अकेले चल रहे थे, जो भी था आप बिल्कुल जो मन में आता था करते थे। लेकिन साथ में आप जुड़ते हैं किसी के, और दाम्पत्य जीवन आपका शुरू होता है, तो कुछ संघर्ष भी शुरू होते हैं। हाँ, तो उसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका जो मन करता है, जो आपके स्पाउस होते हैं उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसमें एक समन्वय बिठाना पड़ता है। तो रथ तभी चलेगी ना जब 2 चक्र जो हैं उसके दोनों चक्र साथ साथ चलें। और एक भी चक्र थोड़ा उल्टा तो फिर दाम्पत्य जीवन उस प्रकार से चलेगा नहीं। तो समझ विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। शुरू में थोड़ा, किसी भी शादी में होगी तो थोड़ा समय लगता है, जिसमें कुछ संघर्ष होंगे, कुछ लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आपको लगता है कि भाई देखो, जो व्यक्ति का मूल स्वभाव है परिवर्तित नहीं होगा, और उसके हिसाब से मुझे भी उस रूप में देखना होगा कि भाई कैसे गाड़ी चले। तो आपको भी कुछ उस प्रकार से थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, दूसरे व्यक्ति को भी करना होगा। एक समझ बन जाती है, और जब समझ बन जाती है दाम्पत्य जीवन उसके बाद बड़ा सुखद चलता है। सर मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, एक आईपीएस सर की ही थी, मतलब तो उन्होंने लिखा था कि वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि, उनके माइंड में आता है कि मैं पूछूं, वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुम मुझसे शादी क्यों की? तो उनका रिप्लाई एक लाइन में आता है, सरकारी जॉब में थे, पुलिस वाले थे, कर लिए। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि नहीं सर? उसके लिए आपको मेरी पत्नी से इंटरव्यू लेना मैम से हमारी दरख्वास्त होगी सर कि एक बार मैम से भी हमारी मुलाकात करवाएं। मुलाकात कराऊंगा, बिल्कुल। सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग। लेकिन आपके तरफ से मैं जानना चाहूंगा सर। मैंने तो आपको बताया ना कि समन्वय बनाने में कुछ समय लगता है, लेकिन एक बार जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो फिर गाड़ी अच्छे से चलती है। अच्छा सर, आपकी इतनी ट्रांसफर हो रही थी, तबादला हो रहा था, तो कभी मैम, मतलब एक होता है ना चिढ़, जिसे घूमने का शौक नहीं हो या ये हो, चिढ़ बढ़ जाती है यार, 6 महीना यहाँ 6 महीना वहाँ। तो क्या ऐसा कुछ हुआ सर, या चीज़ें सही हो गई? निश्चित रूप से ऐसा होता रहा है। और जैसे मुझे याद है, पटना सिटी एसपी से रातों रात जब बगहा ट्रांसफर हुआ, तो उस समय जस्ट वो प्रेग्नेंट हुई थी, और उसी समय पता भी चला था, एकाएक ट्रांसफर हो गया। तो बड़ी विचलित हुई, रोने भी लगी, लेकिन समझाए, फिर गए बगहा, लौट के आए। परिस्थिति वैसी थी कि पूरे बगहा में उस समय कोई महिला चिकित्सक नहीं थी, तो वहाँ साथ में रहना भी नहीं हो सकता था। तो मैं बगहा में रहता था, अकेले जंगलों में घूमता था, पत्नी उसमें पटना में ही थी। बेटी भी जब हुई तो अचानक मुझे पता चला, तो अचानक बगहा से दौड़ते भागते आए और अस्पताल पहुँचे। तो ऐसा चल रहा था, जिसमें होता है जिस समय पति का आपको एक प्रकार का साथ चाहिए हो, और कार्य ऐसा हो कि पति का साथ नहीं मिल पा रहा हो। तो ये संघर्ष हम लोगों ने उस समय
काफ़ी देखा। पत्नी ने निश्चित बहुत वैसा अनुभव किया होगा कि जिस समय पति को साथ रहना चाहिए तो हम नहीं थे। उसके बाद जब बेटा हुआ उस समय भी हम लोग दरभंगा में पोस्टेड थे, और जस्ट जब सूचना मिली तभी उस समय तबादला हो गया, दिल्ली चल जाना था, और दिल्ली में ही बेटा हुआ उसके बाद। तो ऐसे कई समय आए जब जिस समय पत्नी को नहीं इच्छा होगी कि अभी तबादला होना चाहिए, लेकिन उस समय तबादला तो भाई नियति है, वो तो समय पे आएगा, तो हुआ। लेकिन बढ़िया रहा, अनुभव जो उस समय के हैं बड़े अच्छे हैं। सर अनुभव वो जो मतलब पहला अनुभव घर में जो दूसरी लक्ष्मी आई सर, वो पहला अनुभव थोड़ा सा साझा करें सर, मतलब कैसा लगा? हमारे पास उसकी पिक्चर्स भी है सर। आप किसी के लिए भी पिता बनने का एहसास तो अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है। जो आप देखते हैं कि भाई आपका अगला वंश आपके सामने अब प्रकट हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगा। और बहुत ही उस समय बगहा में एसपी थे, उसी क्रम में बेटी हुई और उसका मसूरी भी जाना था, तो एक अलग ही एहसास है, उसमें क्या बताया जाए। मतलब तो सर वो जुड़ना, मतलब बच्चे को पहले बार पिता का एहसास, उसके बाद फिर बिछड़ना, कहीं ना कहीं आंखों में जो है आंसू ला देते हैं सर, वो जो बिछड़न होती है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटे से ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन बेटी के साथ जो रिश्ता होता है वो गहरा हो जाता है। तो वो रिश्ता सर, वो आंखों में आंसू लाने उस क्षण, मतलब वो इमोशनल फीलिंग कैसे आपने कवर किया सर? इमोशन तो बहुत इमोशनल फीलिंग्स आती थी जब जा रहे थे, छोटी सी बेटी को छोड़ के मसूरी जाना था, 4 महीने की ट्रेनिंग थी। लेकिन समझना पड़ता है जीवन ऐसे ही, जीवन में आप हर चीज़ जैसा चाहोगे वैसा होगा नहीं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और कई बार ऐसे त्याग करने पड़ते हैं जब ध्येय बड़ा हो, लक्ष्य बड़ा हो, और आप सामाजिक जीवन में रहोगे तो कई बार जो व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, व्यक्तिगत हित होते हैं, उसको उस प्रकार से उस पर नहीं आप पूर्ति उसकी कर सकते, ऐसा मान के आपको चलना होगा। तो ये त्याग करने के लिए तैयार होंगे तभी आप इस प्रकार की सेवा में अपना योगदान ठीक से। खासकर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो देश के प्रशासनिक कार्य को सही तरीके से चलाने की। सर ये जब मतलब वो तो बच्ची थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपका मैंने एक फोटो भी देखा था गिफ्ट का, हैप्पी बर्थडे पापा। उससे महंगा गिफ्ट या उससे अनमोल गिफ्ट आज तक आपको कोई मिला सर? प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। तो बच्चे कुछ देते हैं, कुछ भावना उनके मन में आती है और कुछ उस प्रकार से देते हैं, अमूल्य होता है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन की जो चक्र है उसको आगे चलने में और सकारात्मकता का भाव जागृत करता है और आगे ले जाता है। सर ये जो 24/7 जॉब है आपका, इस जॉब में मतलब पता नहीं होता है कब कहाँ जाना है, इसमें सर पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग करना कितना मुश्किल होता है? प्रोफेशनल लाइफ तो चलती रहेगी, बट पर्सनल लाइफ के लिए आपको कुछ पल निकालने पड़ते हैं, सोच समझ के यत्न करके, साथ में उस प्रकार का एक समन्वय बनाना पड़ता है कि भाई जैसे अब आप इंटरव्यू लेने आए, उसी बीच में पत्नी का फ़ोन आया था तो मेरे स्कूल में बात करनी पड़ी तो की मैंने। इसी प्रकार से चलता रहेगा, एक समन्वय बनाने का प्रयास करना होगा, और यही जीवन है। जो भी करना है समय यही है, समय बाद में नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो ना, जैसे अब मैं अपने काम भी कर रहा हूँ, आप आए ऑफिस तो फाइल साइन कर रहा था, लेकिन आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो आपसे बात कर रहा हूँ, जानता हूँ आपके माध्यम से बातें और लोगों तक पहुँचेंगे। ये भी तो जीवन में जितना दे सकते हो, मेरा तो वही प्रयास रहता है कि जितना आप दे सकते हो दो। जैसे अकेले बैठ के आप कुछ चिंतन कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, लेकिन यदि लोगों में उसका विस्तार हो, प्रसार हो तो सकता है कोई छोटी सी बात किसी को प्रभावित कर सके, जो उसके जीवन रूपी यात्रा में कुछ सकारात्मक बोध जागृत कर सके और आगे ले जाए। वो भी मैं करता रहता हूँ। सर अगर बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक होता है कि एक आदमी के अंदर होता है कि नहीं भाई मैं प्रोफेशनली हूँ, एक ओहदा है। बच्चे तो आते हैं कंधे पे बैठ गए पापा चलो ये, तो क्या अब बच्चों के साथ बच्चे बनने में कुछ परेशानियाँ होती है या सर नहीं ठीक है, घर पे हूँ बाकी सारी दुनिया से बातें ख़त्म? नहीं तो पुलिस में तो बातें खत्म नहीं हो सकती ना, हमेशा कोई ना कोई फोन आता रहेगा, कुछ चलता, आप किसी द्वंद में फंसे होंगे, चलेगा, वो सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसमें भी पल एक जीने का वो एक कहें तो लाइफस्टाइल बन जाता है उस तरह का, किस समय को कैसे किस प्रकार से बिताना है ये आप समझ जाते हैं। तो बच्चों के साथ बच्चा भी बनता है व्यक्ति, लेकिन किस समय बनता है, कब बनता है, कुछ समय के बाद तो होता ही है। तो हर दायित्व को निभाते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। सर ये जो साइलेंट पेज है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कैसे शुरू हुआ सर, थोड़ा सा सर इसके बारे में। देखिए, इतिहास ने मुझे बचपन से बहुत प्रेरित किया। अगर आज इस सेवा में हूँ तो उसका कारण कहीं ना कहीं इतिहास ही है, और ऐतिहासिक स्थलों पर मैं बहुत घूमने का प्रयास बचपन से करता रहा, घूमता रहा। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि बहुत कुछ घूम चुका हूँ, बहुत चीज़ें अध्ययन कर चुका हूँ, और जो सारी चीज़ें मेरे तक ही हैं, यदि मैं इसको लिखता नहीं हूँ, उस रूप में नहीं छोड़ता हूँ, तो जो भी है वो मेरे साथ चली जाएंगी।
तब मुझे इच्छा हुई कि ब्लॉग के रूप में इसको शुरू करें। ब्लॉग लिखने में बस परिश्रम लिखने भर का है, उसको साझा करने में कुछ ज़्यादा परिश्रम है नहीं, और मेरे मन में ऐसा कोई स्वार्थ था नहीं कि उससे तुरंत पैसे कमाने हैं। तो चलो, तो उसी रूप में जो ऐतिहासिक स्थलों के बारे में मैंने लिखना शुरू किया, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, इस बोध के साथ कि दूसरों को भी प्रेरित करें और अपने विरासत के बारे में युवा सोचें, समझें, जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसको। तो साइलेंट पेजेस नाम इसलिए मैंने दिया क्योंकि चीज़ें वही हैं लेकिन आपको दिखती नहीं है, लेकिन एक बार आपने उनको देखना शुरू कर दिया तो पेजेस साइलेंट नहीं रह जाएंगे। ऐसे इंस्पिरेशन के साथ हैं, आपके भविष्य को बदल देंगे। सर, इस क्रम में एक चीज़ तो सामने आ गई कि सर आप एक आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं सर। तो इस चीज़ के बारे में मतलब आप पहले से फोटोग्राफी करते थे सर, या नॉर्मली आपने जब ब्लॉगिंग किया या शुरू किया तब आप फोटोग्राफी करने लगे? मैं फोटोग्राफी पहले करता था, लेकिन पहले कैमरा बड़ा सिंपल साधारण था। अब पुलिस में जब आया तो ऐसी ऐसी जगहों पर जाता था जहाँ पहले कोई कभी गया ही नहीं था। बगहा के जंगल में ऐसे स्थानों पर जाता जहाँ लोग जाते नहीं थे या आम लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। उससे भी खतरनाक रोहतास में जब गए तो वहाँ तो भय का भी वातावरण उस प्रकार का था कि कोई जिले से भी लोग नहीं जाते, फैलता था। तो उसमें लगा कि ऐसे स्थलों की तो फोटोग्राफी हुई ही नहीं है। उसी में शौक उत्पन्न हुआ कि जब इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखेंगे तो लोगों को उन्हें कौतूहल जागेगा, लोग जानना चाहेंगे स्थान के बारे में। तो पहले रोहतास दुर्ग की जो तस्वीरें इंटरनेट पे आई मेरी ही खींची हुई हैं। तो आज भी बहुत सारे साइट्स पर देखोगे जो तस्वीरें मिलती हैं वो मेरी ही खींची हुई। तो एक प्रकार से उस दुर्ग का परिचय बाहरी दुनिया से कराने का जो एक कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन मेरा रहा है। सर, अक्सर देखा गया है कि युवाओं से जुड़ी या शिक्षा से जुड़ी कोई भी कार्यक्रम हो, आप कितने भी बिजी हो, अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा भी समय निकाल कर वहाँ ज़रूर जाते हैं। उसके पीछे का अगर एक शॉर्ट थॉट पूछा जाए तो वो क्या है सर? आई एम इंस्पायर्ड, आई वॉन्ट टू इंस्पायर मोर पीपल। और सिंपल बात यही है कि कभी जिन चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया होगा उनको साझा करना चाहता हूँ। अगर कुछ समर्पित लोग मिल गए समाज में जो निस्वार्थ भाव के साथ अच्छा काम करेंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। जाहिर सी बात है सर, आपको तो प्रेरणा बहुतों चीज़ों से मिली होगी, लेकिन ऐसे कुछ चंद चीज़ें अगर प्रेरणा के लिए पूछा जाए, क्योंकि आज आप बिहार के बहुत सारे युवा, मेरे भी सर युवा, आप प्रेरणा के रूप में हो, तो आपकी प्रेरणा अगर कुछ में किया जाए तो वो क्या क्या होंगी सर? बिहार को जब मैं देखता हूँ तो ज्ञान की भूमि के रूप में देखता हूँ, शौर्य की भूमि के रूप में देखता हूँ और उद्यमिता की भूमि के रूप में देखता हूँ। वर्तमान में युवाओं में एक प्रकार का, जिसको आप कह सकते हैं, दिग्भ्रमिता दिखती है, जिसमें पुरानी चीज़ों से उस प्रकार का कनेक्ट नहीं दिखता है। उसको मैं पाटने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि युवाओं के मन में उन चीज़ों से एक प्रकार का गर्व तो हो ही हो, साथ में यह भी बोध जगे कि शॉर्टकट से चीज़ें नहीं हो सकती। छोटे छोटे वादों में फंसे रहोगे तो आप जातिवाद करते रहोगे, संप्रदायवाद करते रहोगे, बिहार आगे नहीं जाएगा। बिहार को आगे लेके चलना है, इनसे ऊपर उठना होगा। जिन यशस्वी पूर्वजों के हम वंशज हैं उनकी भावनाओं को ग्रहण करते हुए परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, और फिर आपको किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चीज़ें बदल जाएंगी। वैसे भी सर बैसाखी के सहारे आप ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते। और अगर एक और बात उसमें है, जैसे आप होता है ना, आपने शॉर्टकट अपनाया, जैसे कुछ लोग पेपर लीक करा के कुछ करके टॉपर बन गए, क्या हश्र हुआ तो आपने देखा ही था। लेकिन उसमें कहना यही चाहूँगा, आसमान पे अगर आप एकाएक स्थापित हो गए तो आसमान में सीढ़ियाँ तो होती नहीं, आप नीचे गिरोगे। लेकिन धीरे धीरे मेहनत के साथ जहाँ पहुँचना था वहाँ स्थापित हुए तो आप गिरोगे नहीं, फिर आगे बढ़ते जाओगे और लोगों को प्रेरित करते जाओगे। सर, अगर आप आईपीएस नहीं होते तो क्या होते? आईपीएस नहीं होते तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो मैंने की ही थी, तो कहीं ना कहीं शायद इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा होता, और निश्चित रूप से तब भी कुछ ना कुछ तरीके से समाज में योगदान करने का प्रयास अवश्य कर रहा होता। सर, आपके अनुसार, ऐसा हमने जहाँ तक रिसर्च किया है सर, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हमें तो कुछ वैसा नहीं लगा, लेकिन आपके अनुसार आपके जीवन का एक लगा हो कि नहीं, यहाँ मैं और बेहतर कर सकता था, एक होता है ना मन में कसक रह जाए कहीं, वो एक पल कुछ अगर हो तो बताएं सर। नहीं, जैसे यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आए तो लगता था कि कुछ अगर थोड़ी सी चीज़ें और पहले से उस प्रकार की रही होती तो शायद आगे होते। कसक नहीं है उस चीज़ों में। उस समय मैंने बहुत सीखा। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा था, एक मानसिक संघर्ष था, क्योंकि मन में था कि ये बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आएंगे, लेकिन हुआ नहीं। वो जो पीरियड था उसने मुझे बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाया। उसने जैसे किस प्रकार से हार कर भी व्यक्ति धैर्य को बनाए रखे और उसके साथ चले, और जीवन में से अनेक क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो गया हो, लेकिन धैर्य की आवश्यकता होती है। तो उस पीरियड ने धैर्य किस प्रकार उसको बनाया जाए, किस प्रकार से धैर्य के साथ विषम परिस्थितियों में भी काम किया जाए,
उसने वो सिखाया। तो कसक नहीं है कोई, मैं कहूँगा एक इच्छा हो सकती थी कि उस समय की जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हुई, लेकिन उस इच्छा पूर्ण नहीं होने की वजह से उसने जीवन में बहुत कुछ सिखा गया। और जीवन वही साइन कर्व है, चीज़ें आएंगी नीचे झुकेंगी तो आगे आने वाले उत्कर्ष की ओर इंगित भी कर रही हैं। आपके जीवन में तो बहुत खुशियाँ आई होंगी सर, बहुत सारे खुशियों के पल आए होंगे, लेकिन एक अनमोल पल जो लगता हो कि ये मेरे जीवन, मतलब ये अल्टीमेट है, इसके ऊपर कुछ नहीं। देखिए उस प्रकार का मैं जब देखता हूँ तो रोहतास में चुनाव हुआ था 2009 में, और चुनाव उस समय वर्षों से नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि उग्रवादियों के भय के कारण मतदान का बहिष्कार होता है, और निश्चित हो रहा था। बूथ भी वहाँ पर स्थापित नहीं होते थे भय के कारण। लोग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर तक जो गांव थे उसमें बूथ स्थापित होते थे, इसमें मतदान करने कोई आता नहीं था। उसी क्षेत्र में मतदान कराना एक बड़ी चुनौती थी। जिस समय होना था उस समय बीएसएफ की कंपनी थी, उस पर अटैक भी हुआ, उस समय चुनाव हम लोग नहीं करा पाए। लेकिन चुनाव के कुछ समय बाद 16 अप्रैल को चुनाव होने थे, तब नहीं हो पाए। 14-15 की रात्रि को आक्रमण हुआ था। लेकिन 9 मई 2009 को हम लोगों ने उन्हीं स्थान पर जहां वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे, हम लोगों ने चुनाव कराया, और लोगों की जो सहभागिता हुई 50% से अधिक थी। और जब पूरा उसमें अभियान चला वैसे दुर्गम क्षेत्र में, और सभी लोग सुरक्षित लौट आए, मतदान भी शांतिपूर्ण हुआ, भयमुक्त हुआ, तो एक प्रकार की संतुष्टि ऐसी मिली जो अद्भुत थी। बहुत मन जिसमें संघर्षरत रहा हो महीने भर, और हमेशा इतना खतरा हो कि आपको लगता हो कुछ ना कुछ नुकसान तो हो ही जाएगा, उससे आप परिश्रम करते हो, प्रयास करते हो, योजना बनाते हो, योजना सफल हो जाए तो अनुभूति ही अलग थी। और अनुभूति इसलिए अलग थी क्योंकि मैं देख रहा था कि अब इस क्षेत्र में प्रजातंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं, और आने वाले समय में ये जो हम लोगों ने किया है, लोगों से जुड़े हैं, उग्रवाद उखड़ जाएगा। और अंततः हुआ भी वही। सर इन सारी चीज़ों के बीच जो होता है एक डर रहता है सर, और डर आपका तो चलिए ठीक है, आपने ओवरकम किया सर, आपके साथ परिवार को भी डर बना रहता है कि सुबह में निकले हैं शाम में घर आएंगे कि नहीं, इस चीज़ का डर रहता है सर। सर आपने या आपको फैमिली ने या आपने फैमिली को कैसे सपोर्ट किया सर इस चीज़ को ओवरकम करने में? देखिए सब कुछ कहीं ना कहीं आप किस प्रकार से सोचते हो उस पर निर्भर है। तो मैं तो बड़ा आशावादी हूँ, ईश्वर में मेरी बड़ी असीम श्रद्धा है। तो जब भी इस प्रकार के कोई काम करता हूँ तो लगता है कि चलो मैं जो कर रहा हूँ तो बस इसलिए कर रहा हूँ, अब कर्म कर रहे हो, फल की चिंता नहीं करनी है। कोई ना कोई देख रहा, नियंता है, जानता है, और चीज़ें होंगी, निश्चित होंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में अगर बहुत अच्छा हो, आप कुछ करना चाहते हो, निस्वार्थ भाव से करना चाहो, तो शक्तियाँ अपने आप आती हैं, और हर चीज़ का ध्यान ईश्वर स्वयं कहीं ना कहीं देता है, और इस बात की अनुभूति भी आपको होती है। तो परिवार की तरफ से सर ये चीज़ हर चिंता कोई तो होती नहीं थी, सोचता है चिंता सर। होती थी, मतलब निश्चित है लोग चिंता करेंगे, लोग कहेंगे भी क्या तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो, लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना होगा ना। तो कोई भी जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे तो रिस्क तो लेना होगा। आप रिस्क नहीं लेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो चीज़ें अपने आप तो बदलेंगी नहीं। आना होगा, कुछ करना होगा, योगदान देंगे तभी चीज़ें बदलेंगी। सर एक ख्वाब जो आपको अभी पूरा करना हो? मैं देखना चाहता हूँ बिहार में एक विकसित बिहार बने, और बिहार के युवा हैं उस प्रेरणा को आत्मसात करके आगे बढ़े, जातिवाद से निश्चित ऊपर उठे। जब चुनाव हो या कोई भी चीज़ हो तो इससे ऊपर उठकर सोचें, एक अच्छे बिहार के निर्माण के बारे में सोचें। ऐसा जब होगा भारत का भविष्य निश्चित बदलेगा, क्योंकि एक समय था जब बिहार संपूर्ण अखंड भारत का नेतृत्व कर रहा था, ज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा था, शौर्य के क्षेत्र में कर रहा था, उद्यमिता के क्षेत्र में कर रहा था। आज अगर हम पिछड़े हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी है। जब यहाँ का युवा जगेगा और उस बोध के साथ जो हमने कभी इतिहास में योगदान दिया था, हमारे पूर्वजों ने दिया था, आज के पुरुषार्थ के साथ, परिश्रम के साथ योगदान देना प्रारंभ करेगा, लघुवादों से ऊपर उठेगा, तो उस भविष्य को मैं देखना चाहता हूँ, उसी को कल्पना करना चाहता हूँ। और इसी कारण है कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, लोगों से बात करना चाहता हूँ। मेरे मन में विश्वास है कि निश्चित होगा, समय जो लगे, लेकिन जहाँ बीज वैसे हो तो वृक्ष तो अच्छा होगा ही। सर इसी ख्वाब के साथ मैं चाहूँगा सर हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दिया जाए ताकि वो जातिवाद और इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठे। सोचना होगा सकारात्मक रूप से, और हर युवा को मैं यही कहूँगा, ऊपर उठते हुए पहले स्वयं स्थापित हो जाइए, और यदि बिहार बदलना है तो दूसरों के मन में उस प्रकार की प्रेरणा को आपको जागृत करना होगा, उसमें आपका आंशिक योगदान आपको देना होगा। आइए मिलें जुलें, हम लोग मिलजुल कर एक अच्छे भावना के साथ बढ़ें, प्रेरित करें, स्वयं प्रेरणा का केंद्र बने। आप स्वयं प्रेरित हो जाएंगे तो आप औरों को निश्चित प्रेरित करेंगे। एक उदाहरण बने, किसने रोका है? बन के तो देखो, करके देखो, चीज़ें बदलेंगी।
प्रेरित हो, प्रेरणा का उदाहरण बने और देखते रहें द फुल वॉल्यूम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। सर, द फुल वॉल्यूम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।